बुलेटिन की शुरुआत करते हैं डाबर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। शहद, नारियल और तेल जैसे दूसरे उत्पादों पर 100% लिखने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर को राहत दी है। डाबर ने एफएसआई के आदेश पर रोक लगा दी है। पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। डाबर शहद, नारियल पानी, नारियल तेल जैसे कई उत्पाद थे जिनको कि 100% शुद्ध और ओरिजिनल बता करके बेच रहा था। एफएसएसएआई ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। एफएसएसएआई के मुताबिक ये भ्रामक दावे थे। एफएसएसएआई ने डाबर को इस उत्पाद को बेचने के ऊपर रोक लगा दी थी और 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। एफएसएसएआई के इस फैसले के खिलाफ डाबर ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट में डाबर ने दलील दी कि ना तो उसको कोई नोटिस दिया गया, ना ही उसकी कोई सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में भी नोटिस दिया जाता है। डाबर कई सालों से ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है और एफएसएसएआई ने एकदम से इसके ऊपर रोक लगा दी है। तो एफएसएसएआई ने जो आदेश दिया था उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है और साथ ही एफएसएसएआई को इसके ऊपर नोटिस भी जारी कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 24 अगस्त को करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सिर्फ लोन डिफॉल्ट की वजह से बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी ग्राहक के मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप को लॉक नहीं कर सकेंगी। आपको बता दें ये जो नए नियम है ये 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ। तो लक्ष्मण जी, जो फाइनेंस कंपनी और बैंकों की जो मनमानी होती है लोन रिकवरी को लेकर, इन नियमों के जरिए किस तरह से उस पर हम काबू पाते हुए या फिर रोक लगते हुए देखेंगे? देखिए, दरअसल आरबीआई के पास लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी कि जो लोग ईएमआई चुकाने में नाकाम होते हैं या फिर लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं उनके खिलाफ बैंक काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं। और ख़ास तौर से जब ये मामला बैंक रिकवरी एजेंट के पास भेजता है तो रिकवरी एजेंट तरह तरह के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं डिफ़ॉल्टर के ऊपर। तो आरबीआई ने अपने पहले के गाइडलाइंस में कई सारी नई चीज़ें जोड़ी हैं और कहा है कि आप एक सीमा से ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते। ये जो गाइडलाइन है दरअसल होम लोन, कार लोन जैसे लोन के लिए, रिटेल लोन के लिए है और ये गाइडलाइन 1 जनवरी 2027 से लागू होगी। इसमें 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अगर कोई कस्टमर ईएमआई चुकाने में नाकाम होता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आप उसके मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को बिल्कुल लॉक नहीं कर सकते हैं। इस पर बिल्कुल ही मनाही है। हाँ, अगर उसने इन सामानों को खरीदने के लिए, मिसाल के तौर पर लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, उन सामान को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वही बैंक, जिस बैंक से इन सामानों को खरीदने के लोन लिया गया, वो बैंक चाहे तो इन प्रोडक्ट पर सुविधाओं को सीमित कर सकता है, लिमिट कर सकता है। लेकिन ऐसे भी सूरत में, मोबाइल फ़ोन की सूरत में आप कभी भी इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं कर सकते, एसएमएस का आना जाना आप इस पर बंद नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट जो लोन वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, खासतौर से नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट को इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना होगा जहाँ पर जाके एक सीमा से ज़्यादा परेशानी होती है बोरोवर के ऊपर। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है, वो ये कि जो रिकवरी एजेंट हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि सार्वजनिक तौर पर उनको नुकसान होता हो किसी बोरोवर के ऊपर। तो ऐसे कई सारी सख्ती दिए हैं जो रिकवरी एजेंट के लिए है और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो लोन नहीं चुका पाते हैं और इस डर में रहते हैं कि रिकवरी एजेंट पता नहीं क्या कर लेगा, लिमिटेड डेटा रिकवरी एजेंट को दिया जाएगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो उन लोगों के लिए खास तौर से राहत की खबर है जो लोन चुकाने में नाकाम रहते हैं। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार दबाव में नजर आया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। हालांकि मिड कैप शेयर्स में मजबूती दिखी और मिड कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और एक रेंज बाउंड कारोबार आज मार्केट में देखने को मिला। गैप डाउन शुरुआत हुई बाजार की, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी 50 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो एसबीआई के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद काफी रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग लेवल्स यहाँ पर आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आधे % का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। मिड कैप आज यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिली, बाजार को सपोर्ट करता हुआ
नजर आया इंडेक्स, लेकिन स्मॉल कैप यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर जिन इंडेक्स ने सपोर्ट किया मार्केट को वो है निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी। आज इन दोनों ने काफी अच्छे से बाजार की कमान संभाली और यहां पर अगर 1.5 से 2% के अपमूव इंडेक्स में देखने को मिले। इसके अलावा डिफेंस, पीएसयू बैंक, मेटल और कैपिटल गुड यहां पर भी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में नजर आई। अगर गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो यहां पर फाइनेंशियल में गिरावट देखी गई। इसके अलावा निफ्टी बैंक, कैपिटल मार्केट, रियलिटी, फार्मा, ये सारे इंडेक्स थे जहां से थोड़ी बहुत गिरावट नजर आई मार्केट में और इन्होंने बाजार को आज सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात की जाए, यानी निफ्टी 50 काउंटर्स की बात की जाए जिन्होंने निफ्टी 50 को सपोर्ट किया, तो उसमें आईटी काउंटर लीड करते हुए नजर आए। टीसीएस काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा ग्रासिम, हिंडाल्को, एमएनएम, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी के गेनर्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन निफ्टी के ड्रैगर्स की बात कर लेते हैं, यानी गिरने वाले शेयर्स की, तो बजाज ट्विंस यहां पर देखने को मिले। दरअसल जो रिवॉल्विंग क्रेडिट को लेकर आरबीआई के ड्राफ्ट नियम है वो वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे एनबीएफसीज के सेंटिमेंट खराब हुए और इन दोनों ही काउंटर्स में जो है बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी आज निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल हुए। लेकिन ऑटो स्पेस काफी अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया आज के सत्र में और संवर्धना, मदरसन काफी अच्छे नतीजे आए, नतीजे बाजार को काफी पसंद भी आए, तो रिवॉर्ड मिला है शेयर को। करीब 9% की जो है अपमूव यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा एक्साइड में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। हीरो मोटो काफी अच्छे नंबर्स आए और नंबर्स के बाद 3% से ज्यादा के अपमूव्स यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा एमएनएम में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस, जो क्रूड में वॉलेटिलिटी है, उसके चलते यहां पर प्रेशर देखने को मिला और ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। तो ओवरऑल फ्राइडे का जो सेशन था वो एक रेंज बाउंड सेशन था। तो बाजार में आखिर चल क्या रहा है, बाजार को किस बात का डर है, आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। जरूर देखिए शाम 7:57 पर बुल्स को अब क्या डर। चलिए अब बात करते हैं एसबीआई रिजल्ट की। एसबीआई ने जून तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं। एसबीआई के तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। नतीजों के बारे में पूरी डिटेल दे रही हैं नुपुर जैन कुनिया। बिल्कुल, एसबीआई की काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें या मार्जिन्स की बात करें। एक टॉप डाउन बीट अनुमान के मुताबिक यहाँ पर आते हुए दिखाएं। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 21,121 करोड़ की इस क्वार्टर में रहा है, ऑलमोस्ट 10.25% की ग्रोथ आपको वहाँ पर नजर आएगी। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी 15% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अनुमान 2.84% का था, वहाँ पर भी बीट नजर आएगा। 2.86% के मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिले और डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 3% का मार्जिन का आंकड़ा वहां पर भी नजर आएगा। एडवांसेस की ग्रोथ ऑलमोस्ट 18% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। डिपॉजिट्स की ग्रोथ 9% की आती हुई नजर आई है और इसके अलावा यहाँ पर जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस है पूरे साल का वो भी काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आया। मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 में 10 से 11% की डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। FY27 में 1% ROA रेशियो का लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आया। FY27 की जो क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस है वो 14 से 15% रह सकती है और ROE की गाइडेंस देखें तो वो भी 15% से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में सुधार आपको नजर आएगा। ग्रॉस एनपीए देखिए 1.47% के आसपास है, 36 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए में भी सुधार है, 0.38% इंप्रूव के आसपास है, 9 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अच्छा क्वार्टर रहा है, अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे देखने को मिले, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात हो या फिर NII की बात हो। डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है और सरप्राइजिंगली जो मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का आंकड़ा, जो कि डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में 3% के आसपास रहे और मैनेजमेंट का कहना है कि पूरे साल की जो गाइडेंस है उसे रीआइट्रेट किया है, उसे मेंटेन किया है और वो 3% के आसपास रह सकती है। वहीं नतीजों के बाद एसबीआई चेयरमैन CA सेठी ने कहा कि FY27 में 10 से 11% डिपॉजिट ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है और वहीं FY27 के लिए क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस 14 से 15% रखा गया है। Our guidance for the current year, as I promised that I will do the guidance for the full year in Q1. So we are giving a guidance of 14 to 15% credit growth and deposit growth. I think there would be some uptick because of the FCNRB in the Q2. But overall, we should be in the double digit 10 to 11% deposit growth with our excess liquidity what we have in our balance sheet at this moment. I think 10 to 11% deposit growth rate will comfortably provide the adequate funding for our credit growth.
सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने के अंदर चीनी के दाम औसतन 8% तक बढ़ गए। उत्पादन बढ़ाने के लिए चीनी मिलों ने इस साल शुगर क्रशिंग पहले शुरू करने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। इस साल फेस्टिवल सीजन में चीनी का स्वाद फीका हो सकता है। दरअसल इस साल अनुमान के मुताबिक चीनी का उत्पादन नहीं हुआ है। इस साल चीनी का उत्पादन 293 लाख टन रहने का अनुमान था, लेकिन ये 280 लाख टन ही रहा, जो अनुमान के मुकाबले करीब 5% कम है। पिछले साल का करीब 50 लाख टन स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन देश में कुल चीनी की खपत 280 लाख टन होती है। इस साल करीब 8 लाख टन चीनी निर्यात हुई है। पिछले महीने चीनी के होलसेल दाम में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए कंपनियों ने इस साल चीनी का उत्पादन 10 से 15 दिन पहले शुरू करने का फैसला किया है। जो अभी फिलहाल एक्समिल प्राइस है वो थोड़े ज़्यादा है, इसको कहीं न कहीं नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। तो अगर हम अक्टूबर में 10 या 15 दिन पहले अपनी क्रशिंग शुरू करेंगे तो जो अक्टूबर में जो नई चीनी की जो अवेलेबिलिटी आएगी उससे जो डिमांड सप्लाई में ईज होगा, उससे कहीं न कहीं जो एक्समिल प्राइसेस और रिटेल प्राइसेस हैं कंज्यूमर के फेस्टिवल सीजन दिवाली से पहले कहीं न कहीं स्टेबलाइज होंगे और कहीं न कहीं कंज्यूमर को इसका फायदा है। अगर सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक महीने में चीनी के दाम औसतन 8% तक बढ़े हैं। कुछ राज्यों में चीनी के दामों में 15% तक बढ़ोतरी हुई है। कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है, साथ ही चीनी मिलों के स्टॉक की भी जांच की है। लेकिन एल नीनो और अगले साल चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। वेस्ट एशिया में युद्ध समाप्त होने को लेकर कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। अब तक ईरान और अमेरिका में करार के लिए सहमति नहीं बन पाई है। तेहरान ने ट्रंप और अमेरिका पर कई आरोप लगा दिए और कहा कि धमकी देकर डील नहीं करा सकते। वहीं हॉर्मुज की ओपनिंग पर ईरान ओमान की प्रस्तावित डील से अमेरिका और इजरायल को बाहर रखा गया है। इसके अलावा उसमें ट्रांजिट फी की बात को भी शामिल किया गया है और इसके बाद क्रूड की कीमतें भी बढ़ गई। इस सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon, and we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. तो संसद के मॉनसून सत्र के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। पीएम मोदी के साथ आज के नाश्ते पर एनसीपीआई और शिवसेना उद्धव गुट से एनडीए में आए सांसद मौजूद थे। पीएम मोदी ने दोनों से अलग अलग बात की। आपको बता दें टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी संसद बार बार स्थगित होने से नाराज दिखाई दिए। उन्होंने सदन का कामकाज नहीं होने पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने सांसदों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी सलाह दी। चलिए बात करते हैं रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की। अब रांची में छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों के बीच सोरेन सरकार ने बातचीत की पहल की है। सरकार ने कहा है कि वह छात्रों के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जायज मांगों और सुझावों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का कहना है कि छात्रों के सुझावों को सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने की दिशा में काम भी किया जाएगा। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बड़े और मजबूत सुधारों के साथ आगे बढ़ने की भी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते। एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप
बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। तो झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आज सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत की भी संभावना है। छात्रों से बातचीत के लिए रांची के एसडीएम और एडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। इस बीच आपको बता दें, देवेंद्र नाथ गुट के सरकार से बातचीत करने के लिए 7 नाम भेजे हैं। वहीं रांची में चल रहे प्रदर्शन के बीच प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या सोशल मीडिया सिर्फ आपकी पसंद जानता है या आपके दिमाग को भी पढ़ रहा है? क्या एक रील देखने से या लाइक करने से आपकी पूरी फीड बदल सकती है? तो ये एल्गोरिथम किस तरह से धीरे धीरे नेगेटिव लूप में फंसा रहा है आपको? सोशल मीडिया के एल्गोरिथम का पूरा सच आज जानेंगे शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। तो जरूर देखिए इंस्टा का एल्गो, जरूरत या जात। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।